अभी हमारा जो मोटिव है वो क्या है वीडियो बनाने का? वीडियो बनाने से होगा क्या? वीडियो बनाने से ये होगा कि जो हमारी शर्म है कैमरे को लेके, जो हमारी शाइनेस है, वो दूर होनी चाहिए। पहले अगर हमारी बॉडी लैंग्वेज ठीक हो गई, पर हम कैमरे के आगे थोड़े शाइनेस, जैसे बहुत सारे लोग हैं, पिंटू जी, विपिन जी, आप भी, और भी लोग हैं, मतलब जैसे कैमरे के आगे फ्री होना चाहिए। जैसे तेजपाल जी अभी काफी अच्छे हो चुके हैं पहले के मुताबिक। तो ये जो चेंज आएगा ना, ये तब आएगा जब हम वीडियो बनाते जाएंगे, वीडियो बनाते जाएंगे, बोलते जाएंगे, वीडियो बनाएंगे, तो आ जाएगा। और कमियां तो हम धीरे धीरे करके इंप्रूव कर देंगे। जैसे आप लोग वीडियो देखिए, वीडियो में मैंने क्या बताया है कि भाई ऐसे ऐसे करना है, ऐसे बोलना है। अभी क्या है, वो सब हम बोल तब पाएंगे पहले हम कैमरे के साथ फेमिलियर हो जाए। इसलिए मैंने क्या बोला है कि अभी आपको टॉपिक भी कोई कठिन कठिन नहीं लेने। अभी क्या है, अगर हम कठिन टॉपिक लेंगे तो हमें उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो हो सकता है 2 दिन प्रैक्टिस करनी पड़े, 3 दिन प्रैक्टिस करें, तब एक वीडियो बनेगा। तो अभी और वो वीडियो भी इतना अच्छा नहीं बन पाएगा क्योंकि हमें कैमरे से फियर है। पहले हम ये चीज समझेंगे कि जो हमारे दिल में, हमारे माइंड में बात है कोई, क्या हम उस बात को बोल सकते हैं कैमरे के आगे? अगर हम उस बात को बोल सकते हैं फ्रीली, तो क्या होगा, कुछ दिन बाद ट्रिक टेक्निक सीख के उसमें और अच्छा आ जाए, उसमें टाइम कम लगे। पर पहले हमें कैमरे के साथ थोड़ा हैबिचुअल होना है, क्योंकि बहुत सारे लोग कैमरे के आगे हैबिचुअल नहीं है। कैमरे में देखना जैसे कहां पर है, बिल्कुल कैमरे पे ही देखना है। इधर उधर देखोगे तो क्या होगा, सामने वाले को पता चल जाता है आप इधर उधर देख रहे हो। तो आपको कैमरे के सामने, कैमरे पे ही देखना है। जैसे पिंटू जी है, उनकी आवाज, तो थोड़ा मुंह को खोल के बोलना है। मुंह को खोल के बोलोगे तो अपने आप ही वीडियो अच्छी बनेगी। और हाँ सर। कॉन्फिडेंस, पहले पहले जैसे समझिए, पहले हम किसी कोई कोई मूर्ति बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, मूर्ति पहले हम स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। जैसे घर भी हम बनाते हैं तो पहले स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। फिनिशिंग तो तब आएंगे ना, लाएंगे बाद में, पर पहले स्ट्रक्चर ही अगर तैयार नहीं है तो फिर फिनिशिंग कैसे आ पाएगी? तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे और एक एक करके जो मैंने बोला है, सबको पता है ना टॉपिक क्या है आज का? बहुत इजी टॉपिक है, मैंने लिखा भी था कि आपकी जिंदगी का कोई यादगार पल, कोई भी, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये अब देखिए, ये एक नॉर्मल टॉपिक है। अगर हम ऐसे भी बोल पाएंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम बोल पाए। जो मैंने मेथड बताया, कोशिश करना कि उसके हिसाब से, ताकि सुनने वाले को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे। थोड़ा स्टोरी डालिए, थोड़ा उसमें बढ़िया तरीके से पेश कीजिए, तो सुनने में फिर मजा आएगा। और 21 दिन का चैलेंज किस किसी ने लिया है, हाथ खड़ा करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और एक मैच है। हम 6 लोगों ने 21 दिन का चैलेंज लिया है। और ये एक सुशांता जी है, 7। और ये 21 दिन का चैलेंज ब्रेक नहीं होना चाहिए। ब्रेक जिसका हुआ वो 1000 रुपए बंसला जी के अकाउंट में या पेटीएम या फिर कुछ वो कर दे। और बंसला जी अगर करेंगे तो बंसला जी फिर उसका लास्ट में हम कुछ सोचेंगे उसका क्या करेंगे। जितने पैसे इकट्ठा होंगे फिर हम उसका सोचेंगे क्या करेंगे। कोशिश करेंगे कि पैसा एक भी इकट्ठा ही ना हो। राइट? बंसला जी का अकाउंट नंबर ले लेंगे और या पेटीएम नंबर या जो भी है उसमें डाल देंगे। चाहे मैं भी ना बना पाऊं तो मैं भी डालूंगा 1000 रुपीज। राइट? तो ये, इसको लाइटली नहीं लेना। और अगर जिससे वीडियो रह जाएगी वो 1000 रुपए कृपया करके डालें। वो 1000 रुपए आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक बार 1000 रुपए दे दोगे ना तो दोबारा से 1000 रुपए देने की नौबत नहीं आएगी। और अगर एक बार टाल बटोल कर ली ना, जैसे दर्शन जी काफी अच्छी स्माइल दे रहे हैं, इसका मतलब दर्शन जी सोच रहे हैं कि देना तो नहीं पड़ेगा शायद। तो अगर नहीं देंगे तो क्या होगा, आगे तक ये हैबिट बनी रहेगी। इस हैबिट को तोड़ने का एक ही तरीका है कि 1000 रुपए चुपचाप दे दो और अपने मन को समझाओ, कष्ट हो जाए कि यार बड़े मुश्किल से 1000 रुपए तो जबरदस्ती चलेगी। तो फिर ये समझ जाएगा दिमाग कि भाई नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं करना। और अगर 1000 रुपए बचाए तो नेक्स्ट टाइम फिर दूसरी वीडियो भी नहीं बनेगी। और 21 दिन का मुझे लगता है कि वीडियो नहीं बनेगी। मैं खुद भी बनाना नहीं चाहता हूँ, मेरे पास टाइम भी थोड़ा सा लिमिटेड रहता है, पर क्योंकि अब 1000 रुपए का कमिटमेंट कर दिया तो बनानी पड़ेगी। दैट्स इट। कुछ भी बनाओ, बस वीडियो कैमरे के सामने आने पड़ेगा 21 बार। और 21 बार आने के लिए कम से कम 2-3 बार तो रीटेक होता ही है। एक बार में तो पूरी की पूरी क्लियर हाथ ही नहीं। राइट?
चलिए हम स्टार्ट करेंगे डॉक्टर विपिन गुप्ता जी से। कोशिश करेंगे कि सब लोग खड़े होके बोल सकते हैं तो खड़े होके बोलेंगे। स्टार्ट। मुझे याद है आज के 15-17 साल पहले मैं अपना क्लास 8th कंप्लीट करके शहर में एडमिशन के लिए गया हुआ था। कॉलेज बहुत अच्छा था। वहाँ पे बिना एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किए एडमिशन नहीं मिलता था। मैंने एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म लिया, फिलअप किया और उसे सबमिट कर दिया। मैं घर चला आया। एंट्रेंस एग्जाम की डेट निकली। मैं एग्जाम देने गया। मेरा एग्जाम बहुत अच्छा रहा, लेकिन मैं नर्वस था क्योंकि वहाँ पे सीट सिर्फ 60 थी। 300 बच्चों ने एग्जाम दिया था। मन में डर था, एग्जाम में पता नहीं मेरिट में मेरा नाम आए या ना आए। खैर वो दिन आ गया जब वहाँ पे लिस्ट लग गई। लिस्ट लगते ही बहुत सारे लड़कों ने नोटिस बोर्ड को घेर लिया। किसी तरह मैं नोटिस बोर्ड तक पहुंचा। मैं लिस्ट को जल्दबाजी में नीचे से देखने लगा। मैंने आधा देखा, फिर सरसरी निगाह पूरे लिस्ट पे मार दी और मुझे लगा मेरा नाम इसमें नहीं है। मैं नर्वस हो गया। तब तक मेरा दोस्त मेरे साथ था। उसने लिस्ट में देखा, मेरा नाम 4th नंबर पे था। उसने मुझे बताया कि यार तेरा नाम इसमें है और तू कह रहा है मेरा नाम नहीं है। फिर मैं जा करके वहां देखा। मुझे बहुत खुशी हुई। ये मेरी सच्ची घटना है। और उस दिन जो मुझे खुशी हुई वो आज तक मुझे याद है। और जब मैं उसको याद करता हूँ तो मुझे लगता है इतनी छोटी सी बात थी और उसके लिए मैं इतना खुश हुआ था। और मेरे घर वाले भी उस दिन घर पे मिठाई बांटे थे क्योंकि उन लोगों ने देखा कि ये बहुत खुश है, आज इसका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हुआ है और इतना खुश है। तो सब लोगों ने मेरे उत्साह में मिठाई भी बंटवा दी। ये मेरा लाइफ का एक ऐसा मोमेंट था जिसको मैं अभी तक भूल नहीं पाया। और बहुत सारे मोमेंट आए लाइफ में जो मैंने अचीव किया, लेकिन मेरे लिए ये सबसे बेस्ट था मेरे ख्याल से। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए आप। चलिए दर्शन, दर्शन जी। मुझे याद है कि 25 दिसंबर के दिन मैं शाम को अपने घर पे बैठा हुआ था। अचानक मेरे पास हमारे मुख्यालय से फोन आया कि आपको कल सुबह जयपुर जाना है। जब मैंने उनसे कहा कि सर क्या है, अब मेरे को पूरी डिटेल तो बताओ, तो उन्होंने यही बताया कि हमारे यहाँ जो एक नया ऑफिस खुला है, जो कि जिला स्तर पर खुलता है, वो ऑफिस खुला है, उसके लिए जो जमीन के अभी तक स्वीकृति नहीं आई है और उस कार्य को पूर्ण करने के लिए मुझे राज्य के सचिवालय जाना पड़ेगा। उस समय शाम के 6 बजे थे। मैंने जल्दी जल्दी खाना खाया, अपने कपड़े वगैरह रखे और उसके बाद में मैं बस पकड़ने गया। सौभाग्य से मुझे बस तो मिल गई, लेकिन रास्ते में मुझे थोड़ा ठंड सी लगी। जयपुर पहुंचते ही मुझे, जैसे ही मैं बस में उठा तो मुझे जो है बहुत जोर से ठंड लगी। बाहर देखा तो बाहर जो है कोहरा छाया हुआ था। उदयपुर में इतनी ठंड नहीं होती, लेकिन जयपुर की ठंड को देखकर मैं एकदम से डर गया। कांपते कांपते बाहर निकला। बाहर जो है बस के जो ड्राइवर लोग थे, उन्होंने एक अलाव जला रखा था, उस पे जाके मैं खड़ा हुआ। थोड़ी देर मैंने सेका। वहीं पे जो है एक चाय का ठेला था। चाय के ठेले से मैंने 2 गरम गरम चाय पी और उसके बाद मैं अपने रेस्ट हाउस पहुंचा। निर्धारित समय पे मैं राज्य सचिवालय पहुंचा और वहां मैंने अपने अंदर जाने के परमिशन के जो कागज बनाए, तो उसमें मुझे करीब आधा घंटा लगा। जैसे ही मैं विभाग के सचिव के कार्यालय में पहुंचा तो वहां पर मैंने देखा कि वहां पे बड़े बड़े बिजनेसमैन बड़े बड़े बैग लेकर बैठे हुए थे। वह विभाग सरकार की ओर से फ्री जमीन अलॉट करने का था और वहां पे सभी तरह के लोग, जिनको कि हम एजेंट कहते हैं, वो आए हुए थे। अचानक मुझे याद आया कि उसी कार्यालय में मेरे 1-2 मित्र कार्यरत हैं। मैंने विभागीय फोन से जब उन्हें फोन किया तो मालूम पड़ा कि उनमें से एक जो है ड्यूटी पर है और उसने मुझे अपने कार्यालय में बुलाया।
लेकिन मैं सचिव के कार्यालय को छोड़कर जा नहीं सकता था। किसी तरह मैं सचिव से मिला, मैंने उनसे पूरी बात बताई, तो मालूम पड़ा कि विभाग को जो पूरे कागजात जो के साथ भेजने थे वे नहीं पहुंचे हैं। इसके बाद जब मुझे संबंधित विभाग में भेजा गया तो वहां मैंने देखा कि वे कागज विभाग के पास हैं जरूर, लेकिन वो दूसरे आदमी के पास है। किसी तरह से मैंने कोऑर्डिनेट करके उस फाइल को पूरा करवाया और उस फाइल को चालू होने के बाद कुछ समय के बाद हमारे विभाग को राज्य सरकार से जमीन आवंटित कर दी गई। तब मेरे जो कार्यालय प्रमुख थे उन्होंने मुझे इस बात के लिए बहुत अप्रिशिएट किया कि आपने राज्य मुख्यालय जाकर एक बहुत अच्छा सफल कार्य किया है। यह मेरा एक यादगार दिन था। धन्यवाद, नमस्कार। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया था। चलिए पिंटू जी अपनी पोजीशन ले लीजिए। राइट, चलिए स्टार्ट। हाँ सर, मेरे को याद है जब कॉलेज में मैं फर्स्ट बार एडमिशन लिया था तो मैं बेंगलोर में एडमिशन लिया था। बेंगलोर में तो वहाँ का सर, और हम बिहार से बिलोंग करते थे तो वहाँ का लैंग्वेज जो था हम लोगों के लिए काफ़ी डिफिकल्ट था। वहाँ पे टोटल कॉलेज में इंग्लिश ही बोले जाते थे और हम बिहार बोर्ड के थे। तो हुआ क्या कि उतनी इंग्लिश भी हमको नहीं आती थी और जो भी लेक्चरर थे या फिर कोई भी स्टूडेंट था वहाँ मोस्टली हिंदी ही बोलता था या फिर लोकल इंग्लिश बोलता था या फिर लोकल लैंग्वेज। तो इसके बाद पढ़ाई भी इंग्लिश मीडियम से ही होती थी। तो फर्स्ट सेमेस्टर जब मैंने दिया था सर तो मेरे 4 बैकलॉग आ गए। तो मेरे को सीनियर ने बोला कि तेरे से इंजीनियरिंग कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो चला जा, घर चला जा, क्यों वेस्टेज कर रहा है पापा का पैसा। तो फिर क्या किया कि मैंने अपने आप को माइंड सेटअप किया कि मैं आया हूँ, जब एग्जाम इंटरेस्ट दिया हूँ, कुछ क्वालिटी है तभी तो दिया हूँ। फिर मैंने डिसीजन लिया, अपने आप से कमिटमेंट किया कि नेक्स्ट बार मैं अच्छा करूँगा। तो फिर हुआ क्या कि 8 पेपर होते हर सेमेस्टर वाइज, 8 और 4 12 पेपर मैंने फॉर्म फिल किया और 12 पेपर मैंने फॉर्म डाला और उसके 12 पेपर का भी मैंने प्रिपरेशन भी किया और प्रिपरेशन करने के बाद मैंने 12 पेपर का एग्जाम भी दिया, जिसमें से 12 पेपर में से मेरे 10 पेपर क्लियर हो गए। इसके बाद मेरे को कॉन्फिडेंस हुआ कि चलो हम भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट थर्ड सेमेस्टर में गया तो हमारा कोर ब्रांच मिला, फिर उसमें मैंने जो 2 बैकलॉग था उसको भी मैंने एग्जाम दिया। इसके बाद अपनी मेहनत करते रहा। तो इसके बाद क्या हुआ, मेरे को एफसी आए। फिर इसके बाद और कोई बैकलॉग नहीं था, जो भी प्रीवियस वाला बैकलॉग था वो भी क्लियर हो गया। फिर मैंने 4th सेमेस्टर का एग्जाम दिया, उसमें एफसीडी आए। इसके बाद जो मेरे सीनियर मेरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, तू नहीं करेगा, तो उसके पास मैं जाके बोला कि आप लोग बोलते थे कि चला जाओ चला जाओ, अगर मैं गया रहता तो मैं तो कुछ नहीं कर पाता। आप लोग किसी को मैंने डिमोलाइज करते हो। फिर इसके बाद फिर मैंने सेमेस्टर वाइज देते गया। इसके बाद फिर मेरा एफसीडी आते गया। तो ऐसे मैंने अपना डिग्री इंजीनियरिंग का कंप्लीट किया। इसके बाद मैंने यही सोचा कि कोई भी अपना अगर लगन और मेहनत से पढ़ाई करे या फिर कुछ भी मेहनत करे तो अच्छा मुकाम ले सकता है। अच्छा, बहुत बढ़िया बोला आपने। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी बंसला जी, चलिए मैं जब बोलूंगा आपको तब आप स्टार्ट करेंगे। राइट राइट, चलिए स्टार्ट सर। मुझे याद है जब मैं क्लास 8th में था, मेरे फाइनल एग्जाम होने वाले थे और जैसे ही एग्जाम का रिजल्ट आया तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मुझे पता था कि अब मैं इंटर कॉलेज में जाऊंगा 9th क्लास में। और इंटर कॉलेज जो था वो हमारे गांव से करीब करीब 10 किलोमीटर दूर था। तो मैंने पिताजी से कहा कि पिताजी मुझे साइकिल दिलवाइए। उन्होंने कहा कि आपकी बुआ जी की जो लड़की हैं उनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और उनकी एक साइकिल वहां पे खड़ी है और वो मैं आपको लाके दूंगा। मैं उनसे रोज बोलता था कि पिताजी साइकिल लाइए साइकिल लाइए। वो बोलते थे कि मैं 1 या 2 दिन में जाऊंगा और ले आऊंगा। फिर क्या हुआ, वो एक दिन गए और साइकिल वहां से लेके आए।
दोस्तों मैं आपको बता नहीं सकता कि वो पल आज भी मुझे याद है जब वो साइकिल घर पर आई और मैं उसे चलाता हुआ इतना खुश था कि बस ये समझिए जैसे कि वो आज के समय की BMW हो। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। तेजपाल जी। दोस्तों मुझे याद है 99 के अंदर जब कारगिल युद्ध चल रहा था, उस समय टीवी पर कुछ सीरियल्स आते थे, हो सकता है आप लोगों ने भी देखे हो। उस समय जो टीवी पर सीरियल्स आते थे जैसे वीर चक्र विजेता, महावीर चक्र विजेता, परमवीर चक्र विजेता, इस तरह के सीरियल्स आते थे। उधर तो कारगिल का युद्ध चल रहा था और उधर टीवी पर देश को मोटिवेट करने के लिए इस तरह के सीरियल्स आते थे। तो उस समय मैं लगभग शायद 10th क्लास में था। तो जब उन सीरियलों को मैं देखता था तो उन सीरियलों को देखने के बाद अंदर से अचानक मोटिवेशन अंदर से जागा और अंदर से ऐसी इच्छा हुई कि मुझे भी फौज में भर्ती होना है। तो कई दिनों तक ये सीरियल्स मैं देखता रहा और काफी दिनों तक देखने के बाद मैं पूरी तरह से पॉजिटिव हो गया फौज में जाने के लिए। मैंने डिसीजन ले लिया कि अब मेरे को फौज में जाना ही जाना है। ये मैंने डिसीजन ले लिया उन सीरियलों को देखकर। और फाइनली जब सारी सीरियल्स मैंने देखे और अंदर से ऐसी आग लगी कि मेरे को फौज में जाना ही जाना है, क्योंकि उस समय हो सकता है आप लोगों ने भी वो सीरियल्स देखते हो सकता है देखे भी होंगे उस समय कि किस तरह से हमारे देश की सेना पाकिस्तान पर अटैक करती है, चाइना पर अटैक कर रही है, किस तरह से वो विजय हासिल कर रहे हैं और किस तरह से उनको ढेर सारे पदमों से सम्मानित किया जा रहा है। तो इस तरह के जब मैं देखता था तो मुझे भी ऐसा लगा कि ये चीज मुझे भी चाहिए और मुझे भी देश के लिए कुछ करना है। तो मैंने फाइनल डिसीजन ले लिया कि अब मेरा माइंड सेट उस समय हो गया कि अब मेरे को फौज में भर्ती होना है। तो फिर मैंने उसी तरह से अपना प्रैक्टिस करना शुरू किया, दौड़ लगाना शुरू किया और फाइनली मैं जनवरी 2002 में फौज के अंदर भर्ती हो गया। फौज में भर्ती होने के बाद लगभग 9 महीने की मेरी ट्रेनिंग हुई और ट्रेनिंग जो हमने किया यूपी के अंदर एक जगह है फतेहगढ़, वहां पर हमने 9 महीने की ट्रेनिंग की और 9 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद हमारी पोस्टिंग निकल के आई और हम लोग चले गए जम्मू एंड कश्मीर में। मैं था और मेरे लगभग 8 से 10 मेरे साथी थे। सारे लोग मिलके हम जम्मू कश्मीर पहुंचे और जम्मू कश्मीर में एक जगह है, एक डिस्ट्रिक्ट था कुपवाड़ा, हो सकता है आप लोगों ने भी उसका नाम सुना होगा। कुपवाड़ा एक डिस्ट्रिक्ट था, वहां पर हम लोगों की पोस्टिंग आ गई। तो लगभग वहां तक पहुंचते पहुंचते उस समय हमें कई दिन लग गए थे। कुछ पैदल का भी रास्ता था, कुछ जम्मू तक हम ट्रेन से गए, उसके बाद फिर बस से गए, उसके बाद कुछ पहाड़ी इलाके थे तो हम वहां पर पैदल भी गए। तो लगभग 5 से 6 दिन हमें, जहाँ पर हमारी कंपनी थी, जहाँ हमारी यूनिट थी, वहां तक पहुंचते पहुंचते में लगभग 5 से 6 दिन लग गए। तो लगभग मुझे याद है शाम को लगभग 5 बजे हम लोग वहां पर पहुंचे। 5 बजे पहुंचने के बाद हम सबका वहां पर जो हमारे सीनियर्स अधिकारी लोग थे उन सबका इंटरव्यू वगैरह हुआ, इंट्रोडक्शंस वगैरह हुए और इंटरव्यू होने के बाद फिर शाम को लगभग 7-8 बजे के बीच हम लोगों ने खाना खाया। खाना खा के जब हम रेस्ट टाइम पे गए तो लगभग समथिंग 10 बजे का टाइम होगा दोस्तों, 10-11 के बीच का टाइम था। उस समय पाकिस्तान की तरफ से भारी तादाद में बमबारी शुरू हो गई अचानक और हम लोग तो वहां पर नए गए हुए थे, हमें पता ही नहीं था यहाँ का माहौल कैसा है, क्या है क्या नहीं। ग्राउंड में हमने कोई चीज देखी नहीं थी वहां पर, लेकिन हमारे जो साथ के लोग थे उन्होंने हमें काफी पहले कुछ सारा कुछ गाइड कर दिया था जाने से पहले कि यहाँ पर ऐसा होता भी है। लेकिन जब हमने वहां पर ग्राउंड में देखा रात को 10-11 बजे भारी तादाद में पाकिस्तान से बमबारी होना शुरू हुई और इधर से भी होना शुरू हुआ। इधर से भी जो भी हमारे पास गोले वगैरह थे वो भी हमने इधर से फाइट करना शुरू किया, उधर से भी होना शुरू किया। तो लगभग 1 से 1.5 घंटे ये बमबारी वहां पर चलती रही। 1 से 1.5 घंटे के बाद जब बमबारी कुछ शांत हुई और जब हमने बाहर निकल के देखा, बाहर का जब नजारा देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे आज यहाँ पर दीपावली बनाई जा रही है, यानी चारों तरफ आग ही आग बुरी तरह से। लगभग काफी समय बाद जब वो आग ठंडी हुई तो थोड़ा सा वहां पर बाहर जाके हमने थोड़ा सा वहां पर हरकत वगैरह किया तो काफी कुछ वहां पर
डैमेज हो चुका था, कुछ हमारे बैंकर्स वगैरह भी थे वो भी डैमेज हो गए थे, और जो हमारी कम्युनिकेशंस की जो लाइन वगैरह थी वो भी सब डैमेज हो चुकी थी। तो लगभग 3 से 4 घंटे बाद जब सारा माहौल वहां का ठंडा हुआ, आग वगैरह ठंडा हुई, तो मैं था और मेरे कुछ लोग थे जो हम साथ गए थे, और 4-5 लोग हम वहां पर नए थे और 2-3 लोग हम कुछ वहां के पुराने लोग थे। हमको ये आदेश वहां पर मिला कि आपको लगभग 300 मीटर आगे जाना है, जहां पर हम नाइट में रुके थे वहां से लगभग 300 मीटर आगे एक पोस्ट था हमारा। वहां पर हमको ये देख के आना था कि भी वहां पर जो हमारी टीम है वो सुरक्षित है या नहीं है, क्योंकि बमबारी इतनी तेज हो गई थी, जो कम्युनिकेशन के जो भी रास्ते थे, साधन वगैरह थे, लाइन वगैरह जो बिछी हुई थी, सब डैमेज हो चुकी थी। तो हमें आदेश मिला कि आपको वहां पर जाना है और देख के फिर वापस आना है। लेकिन हम 4-5 लोग तो नए थे वहां पर, और 2-3 लोग हमारे साथ नए पुराने थे, तो हम सारे लोग मिलके वहां से हमने थोड़ा निकलना स्टार्ट किया। ये लगभग मॉर्निंग टाइम, लगभग 3 से 4 बजे के समथिंग का ही टाइम था। तो जैसे हम वहां से निकलने के बाद लगभग हम 100 मीटर आगे गए होंगे। 100 मीटर आगे जाने के बाद, क्योंकि रास्ता क्या थोड़ा सा टूट भी गया था, कुछ पथरीला रास्ते थे, तो जो हमारा आगे का गाइड चल रहा था उसको क्या थोड़ा सा दिखाई नहीं दिया कि आगे का रास्ता किधर से। तो उसने अचानक क्या किया, उसने जेब से टॉर्च निकाली, उसने हल्का सा टॉर्च वहां पर जला दिया, और जैसे ही उसने टॉर्च जलाई, टॉर्च जलाने के 30 सेकंड में ही तो पाकिस्तान से बुरस्ट फायर आया उसी जगह जहां पर टॉर्च जली। हालांकि कैजुअलिटी कुछ भी नहीं हुई थी वहां पर, लेकिन जैसी फायर हुआ हम लोग तो घबरा गए, क्योंकि हम लोग तो नहीं गए थे, हमने वहां पर कुछ ऐसा देखा नहीं था। लेकिन फिर भी हमने अपने आप को बचते बचाते, छिपते छिपाते हम अपने अगले पोस्ट तक पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद हम लोगों ने जरा थोड़ी सी गहरी सांस ली। और दोस्तों, जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जब चीज आपको सुनने में तो आपको अजीब लगता होगा, जब ये चीज ग्राउंड में होती है ना, जब पार्टी जा रही है और अचानक फायर आ जाए, तो ये कंडीशन होती है कि लोगों की लैट्रिन में निकल जाती है। कंडीशन हमने देखी वहां पर, है ना। आपको सुनने में अलग होता है, लेकिन ग्राउंड में जो जो चीज होती है ना, वो चीज अलग होती है दोस्तों। तो जैसे तैसे हम अपने आप को बचते छिपाते वहां तक हम अपने पोस्ट पर पहुंचे। और वहां पहुंचने के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा गहरा सांस लिया, और जरा रिलैक्स होते हुए दोस्तों, फिर मैंने अपने आप से ये सोचा कि यार ये ऐसा हम लोगों के साथ ऐसा हुआ कैसे। लेकिन दोस्तों, मैं आप चीज को यहाँ पर ये मैसेज ये देना चाहूंगा कि इंसान जो सोचता है वो उसके साथ घटित होता है, ये हकीकत है। क्योंकि जो चीज मेरे साथ ये घटित हुई थी, ये मैंने घटना घटने से 2 साल पहले अपने माइंड के अंदर घुमा ली थी कि ऐसा क्योंकि जब मैं वो देखता रहा था ना, जब सीरियल्स टीवी पर आते थे 99 के अंदर, जब वो सीरियल्स में देख रहा था, वो पूरी पिक्चर्स मेरे माइंड के अंदर चल रही थी, है ना। और वही पिक्चर 2 साल बाद वो मेरे साथ ग्राउंड में घटित हो गई। तो यहाँ पर ये मैसेज मिलता है कि इंसान जैसा सोचता है वैसा उसके साथ घटित होता है, और जैसा सोचता है वैसा वो बन जाता है। तो ये जो पल था, ये मेरी जिंदगी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पल था, और इसको मैं लाइफ में कभी भूल ही नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच। पंकज जी। बात ठीक 1 साल पहले की है। मैंने सन 2020 जब स्टार्ट हुआ था तो बहुत सारे सपने लिए थे कि इस साल में मुझे 1 लाख रुपए कमाने मंथली, गाड़ी लेनी है, और मतलब प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना था। तो हुआ क्या, धीरे धीरे एक बिजनेस स्टार्ट हुआ जिसको MLM बिजनेस बोलते हैं। तो उस बिजनेस के अंदर मेरी बहुत अच्छी ग्रोथ हुई। स्टार्टिंग में कोई 6 महीने के अंदर मुझे 60, 70, 80 हजार, 90 हजार तक मंथली आने लगे। लेकिन धीरे धीरे जब काम अच्छा चल रहा था, टीम भी अच्छी बननी थी, उसी दौरान एक चीज हुई जिसको हम बोलते हैं लॉकडाउन। जैसा कि हम सबने सुना था या देखा भी है, जो फेस गया। उस लॉकडाउन के अंदर क्या हुआ, मेरा बिजनेस कोलैप्स कर गया पूरी तरह से। और मैं उसको रिकवर करने में इतना टाइम ले गया कि अभी मेरा दोबारा से काम ऐसा होने लगा है कि हाँ चलो अब ठीक कुछ होने लगा है। मतलब ये था कि जो मेरी एक रेस्पेक्ट थी, क्योंकि 70-80 हजार रुपये कमाने के बाद एक सोसाइटी में थोड़ी रेस्पेक्ट तो बनी जाती है, लोग टीम में भी आपकी इज्जत करते हैं। तो वो जब बिजनेस खत्म हुआ तो लोगों ने इज्जत, वो जो रेस्पेक्ट करते थे, वो सारी खत्म कर दी।
जो मैंने फील किया। हालांकि फेस टू फेस तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं फील करता था कि अगर आपके पास पैसा नहीं है या फिर आप का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, कंडीशन आपकी हाथों में नहीं है या कंडीशन आपके फेवर में नहीं है, तो आपकी कोई रेस्पेक्ट नहीं करता। आज सेमिनार था हमारा, तो मैंने सेमिनार के अंदर देखा जो लोग, एक चीज अभी सर ने सिखाई थी पब्लिक स्पीकिंग, आज वो मैंने महसूस किया। क्योंकि जो लोग स्टेज पे या पब्लिक स्पीकिंग अच्छे से नहीं कर सकते, वो जिन लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। ये मैंने बहुत अच्छे से फील किया। अगर आपको ग्रो करना है तो आपको अपनी बात रखनी आनी चाहिए। अपने ग्रुप के सामने 100 200 500 1000 लोगों के सामने आप अगर अपनी बात को रख सकते हैं अच्छे तरह से, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आज मैं ये फील किया हूँ, और तो मुझे ये फील हो गया कि हाँ, पब्लिक स्पीकिंग बहुत ज़रूरी है, और पब्लिक स्पीकिंग सभी को करना चाहिए अगर अपनी लाइफ में ग्रो करना है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वेरी गुड, वेल डन। अजय जी, आप तैयार हैं? अजय जी। सर, मैं अपनी लाइफ का एक यादगार पल बताना चाहता हूँ, जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कदम रखा था। बात सन 2009 की है, और मैं एक कंपनी की मीटिंग ऑर्गेनाइज थी, उसमें मैंने मीटिंग देखने के लिए मुझे इनवाइट किया गया। और मैं जब पहली बार गया उस मीटिंग के अंदर, तो जो लीडर जो मीटिंग ले रहा था बंदा, उसने प्लान शो करना स्टार्ट किया। उस कंपनी का प्लान शो हो रहा था, और उस प्लान के अंदर मुझे बड़ी-बड़ी बातें बताई गई। प्लान शो हुआ, लास्ट में मुझे एक फिगर, मुझे तो उस मीटिंग के अंदर कुछ भी नहीं समझ में आया। शुरू से लगभग 2 घंटे की मीटिंग हुई, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। लास्ट में मुझे 40,95,000 का फिगर दिखाई दिया, जो कि 12 महीने में कंप्लीट होना था। वो फिगर मेरे माइंड में सेट हो गया, और उस लीडर ने मुझे बताया कि बस आपको 2 लोगों को ज्वाइन कराना है, और आपके 12 महीने में 40,95,000 आपके अकाउंट में आ जाएंगे। उसके बाद मेरे अंदर इतना मोटिवेशन आया, मैं उस मोटिवेशन में आके मुझे रात भर नींद नहीं आई। मैं रात भर सो नहीं पाया, और सुबह उठा, और मेरे जितने भी दोस्त थे, मैं उस टाइम इंटर में पढ़ाई कर रहा था, और मेरे भी जितने भी दोस्त थे, मैंने सबको कॉल किया। मैंने कहा ऐसा-ऐसा सिस्टम मिला है, जहाँ से आप साल भर में 40,95,000 रुपए कमा सकते हैं। तो उसमें से मेरे कुछ दोस्त रेडी हुए, और मैंने अगली मीटिंग जो संडे की होनी थी, उस मीटिंग में मैंने लगभग 50 बंदों को बैठाया। 50 बंदे जब एक साथ उस मीटिंग के अंदर पहुंचे, लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ, मतलब सब अचंभित रह गए। और जो लीडर था उसने बोला कि आप तो आज इस ट्रेनिंग, इस मीटिंग के जो है आप हीरो हैं, और आपने बहुत बढ़िया काम किया है। इस तरीके से तो ये टारगेट आपका 6 महीने में अचीव हो जाएगा। और वो 50 बंदे जो भी बैठे थे, उन्होंने, उसमें से कोई भी बंदा नहीं ज्वाइन हुआ, सभी लोगों ने मना कर दिया। फिर मैं उस लीडर से बात किया, मैंने कहा मैंने 50 बंदों को बैठाया इस मीटिंग में, और इसमें से कोई भी ज्वाइन नहीं हुआ, इसका क्यों बताओ? तो उसने बताया कि ऐसे-ऐसे लोगों को बता के समझा के लेके आओगे तब काम होगा, ऐसे नहीं होता है। फिर धीरे-धीरे प्रॉपर ट्रेनिंग लिया, और काम करना स्टार्ट किया। उस कंपनी के अंदर मैंने 3 साल के अंदर अच्छा खासा अचीवमेंट भी लिया, और पैसे भी कमाए। तो मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि बिना सीखे कोई काम करने से जल्दबाजी में वो काम सही तरीके से हो भी नहीं पाता है, और लोग मज़ाक भी उड़ाते हैं। वो दिन मुझे आज भी याद करके बड़ी हँसी आती है, और वो दिन यादगार बन गया मेरी लाइफ़ का, कि मैंने इस तरीके से काम किया। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बढ़िया। अब बोलेंगे मोफिज उद्दीन। मोफिज उद्दीन। बखूबी याद है, ये 2011 की बात है, जब मैं सुबह उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के जिले में जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, जो पूरे दुनिया के एतबार से देखा जाए तो वो एक इस्लामिक सबसे बड़ी इदारा है। तो 2011 में हम तकरीबन 1580 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिए थे। तो वो एग्ज़ाम हमने खूब जान तोड़ मेहनत करके हमने वो एग्ज़ाम क्रैक किया था, और उसके बाद तकरीबन 1 महीने के बाद हमारा जो रिज़ल्ट आता है, तकरीबन उस 1580 में से सिर्फ 50 बच्चों को लिया गया था।
और उसमें हम सिर्फ अपने आसाम की तरफ से 5 बच्चे था और उसमें मेरा भी नाम था। तो उस दिन मैं इतना खुश था कि जिसकी वजह से जिस इदारा से मैं पढ़ के गया था, सब मुझे दुआएं दे रहे थे और खुश थे। मेरे पेरेंट्स भी खुश थे और मैं अहले वतन जितने लोग जहाँ से भी पढ़ के गया था, जो मुझे जानते थे, सारे लोग खुशी हुए। मेरे पेरेंट्स इतने खुश थे कि सारे घर वालों को मिठाई तकसीम हुआ और मैं भी बहुत ही खुश था। मेरे अहबाब भी बहुत खुश थे। तो वो दिन आज तक उससे बड़ा खुशी का दिन मेरे लाइफ में आज तक नहीं आया। तो मैं सोचता हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी का बहुत ही हसीन पल था, जिसको मैंने क्रैक किया था। यही मेरी सक्सेस की स्टोरी है। बहुत बढ़िया। आप बोलेंगे रोहित जी? मैं रोहित सिंह आपको अपनी याद बीती बताना चाहता हूँ। जैसा कि सन 2010 की बात है और मेरी पढ़ाई इंटर कंप्लीट होने को थी, तब उस समय मेरे पिताजी और मम्मी जी बहुत ही मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था। तो कुछ दोस्तों ने कहा कि चल के हम कानपुर तैयारी करते हैं और वहाँ पर कृषि की अच्छी तैयारी कर देंगे, जिससे हमारा जो है उत्तर प्रदेश में 3 यूनिवर्सिटी थी एग्रीकल्चर की, जो आपका एक नरेंद्र कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद कुमारगंज और दूसरी कानपुर में CSA, जिसको चंद्रशेखर आजाद और पत्थर कॉलेज भी कहते हैं, और एक मेरठ में गोविंद वल्लभ भाई पंत। तो हम लोगों ने क्या किया कि कैसे जाएंगे, तो वहाँ पे देखा गया कि 6 दोस्त हमारे साथ में तैयार हुए जो हमारे क्लास फेलो इंटर में थे। तो मम्मी से कहा लगभग मम्मी 10,000 रुपए लगेगा, 1.5 महीने की कोचिंग है, वो पूरा 2 साल का सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। तो मम्मी ने कहा बेटा जाओ, मन से पढ़ना और कहीं ना कहीं आपको क्लास मतलब मेरिट में आना चाहिए। मैंने कहा ठीक है मम्मी, जरूर प्रयास करेंगे। हम लोगों ने गए और वहां पर पहुंचते हैं, सब कोई उतरते हैं और गीतापुर बिश्नोई पार्क में वहां पर रूम ढूंढा जाता है, रूम की सेटिंग हो जाती है। फिर आदर्श कोचिंग संस्थान है बिश्नोई पार्क में, रावतपुर गीता नगर में, वहां पर जाते हैं। 2,500 रुपए वहां लगता है और कोचिंग जो है हम लोग शुरू कर देते हैं। कोचिंग शुरू करते हैं, रोज क्लासेस चली लगभग 1.5 महीने तक, सबके सिलेबस कंप्लीट करा दिए गए। फिर एग्जाम होना शुरू हुआ, हम एग्जाम में बैठे और एग्जाम का जो सेंटर था वो कानपुर में ही मिला मुझे, कल्याणपुर में, और हम एग्जाम दे रहे थे। वहां पर मेरी आई मेरिट 700 रैंक आई, जिसमें से मुझे खुदा ना खास्ता बहुत अच्छा नहीं हुआ, तो इस वजह से मुझे BSc एग्रीकल्चर करना था, जो मुझे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, वो मैं नहीं लिया, जिसके लिए मैं मेहनत करने गया था। तो हमने BHU काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस का भी हमने फॉर्म डाला था। वहाँ पे भी गए तो वहाँ पे भी मुझे एडमिशन में जो है इंट्रेंस में हम क्वालिफाई नहीं कर पाए। पत्थर कॉलेज में मुझे होम साइंस मिल रहा था, लेकिन सपना था कि मुझे BSc ही करना था। तो अब मैं क्या किया कि जो है पिताजी पूछते कहीं आपका नाम आया रोहित, कहाँ आपका नाम आया? नहीं पिताजी, पापा अभी जो है रिजल्ट आ रहा है। मैंने उनको बताया कि अभी रिजल्ट आ रहा है, अभी बताते हैं आएगा। तो मैंने उनसे झूठ बोलते गया कि पापा अभी नहीं हुआ। तो फिर हम एक कॉलेज है पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में जौनपुर, TDPG कॉलेज जौनपुर, फिर हमने वहाँ का भी फॉर्म डाला था और वो 100 वर्ष पुराना विद्यालय है, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। मैंने सोचा कि अब यहाँ नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा, बहुत पैसा भी बेकार हो गया है, लेकिन मुझे BSc करना है, मेरा जो सरकारी कॉलेज है वहाँ तो हो नहीं रहा है। तो मैं वहाँ पे गया, एंट्रेंस में बैठा और एंट्रेंस में 100 क्वेश्चन थे। 100 क्वेश्चन में मुझे 50 क्वेश्चन में एकदम हवा नहीं लग रहा था, मैं बस आंसू नहीं गिर रहे थे। मैं सोच रहा था अब क्या होगा, अब इतना दिन तैयारी भी किए, पापा से पैसा भी लिए और पर डे यहाँ जाना वहां जाना, बहुत सारे खर्चे हो रहे हैं, अब कैसे क्या होगा। लेकिन फिर 50 क्वेश्चन के आगे जब बढ़े, हम 60-70 ऐसे गए, तो वहां पर काफी फिर नॉर्मल कुछ क्वेश्चन ऐसे दिखे और फिर हमने क्वेश्चन वहां पर करके आ गए। लेकिन मुझे बिलीव नहीं था कि मुझे 20,000 छात्रों में लगभग 300 लोगों को लेना था और वहां पे 20,000 लगभग फॉर्म पड़े थे और उसमें से 300 लड़कों में या 290 सीटें ऐसे कुछ थी सर। लेकिन प्योरिटी में और जनरल की कुछ सीटें अलग होती हैं, वो टोटली 300 सीटें थी उसमें। फिर जब मैंने रिजल्ट देखा, मुझे रिजल्ट भी उस समय देखना नहीं आ रहा था, तो मैंने देखा कि सबसे ज्यादा जो है नंबर कितना गया ये मुझे अनुभव नहीं था, मेरा वहां पर 63 नंबर था। जब मैं मेरिट निकली और मैं जब वहां पे गया अपना
काउंसलिंग पेपर में बैठा और क्या कि वहां पे पेपर में अपना नाम लिखाने के लिए पैसा लेकर मम्मी से गया, देखा तो वहां पे सबसे पहला नाम मेरा रोहित सिंह का था। और उस समय मुझे बहुत खुशी हुई जब अपने बाल को मैं खुजला रहा था, पेपर टाइम में बैठा था कि पता नहीं अब कहाँ होगा कैसे होगा, सारे दोस्त सिलेक्ट हो गए, हर जगह सबका नाम आ गया, केवल मैं ही इंसान बचा हूँ जो पैसे भी हमारे पास नहीं थे, मम्मी के पास, मैंने कर्जा लेकर गया और लेकिन मैं यहाँ पे टॉप किया। मैं बहुत वहाँ पे अपने को गौरवान्वित समझा और वो कॉलेज में अपने को बेस्ट माना। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया। सोनू जी। हाँ सर, मेरा एक ही ड्रीम था शुरू से अंत तक। जब मैं पढ़ता था, जैसे प्राइमरी से लेकर मिडिल तक सब, जैसे इंटर में किया हुआ हूँ, तो जैसे प्राइमरी में भी ऐसा था कि जैसे जो गाना होता था जनगण मन, वो सब हम ही करते थे, और मिडिल में भी ऐसा था। तो मेरा एक ड्रीम बन गया था सर, मुझे एक बड़ा सिंगर बनना है और बड़ा एक्टर बनना है। तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा वो किया सर, बहुत सीखा, बहुत वो किया। इंटर करने के बाद स्थिति भी घर की अच्छी नहीं थी, तो हमने एक गुजरात में हमारे बुआ के लड़के रहते थे, तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है, एक जॉब है, आप देख लो, क्योंकि घर में बड़े थे। तो मैं गुजरात चला गया सर। तो वहाँ पर मैं गाता रहा तो लोग ज़्यादा खुश रहते थे, क्योंकि थोड़ा क्या था सर, हंसाने में भी, जैसे कोई किसी को कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है तो मैं हंसाता था रहता था, तो उसमें लोग ज़्यादा मतलब वो देते थे कि भाई चलो सोनू भैया से मिलते हैं, थोड़ा बातचीत करते हैं, थोड़ा मज़ा आ जाएगा। तो ये सब धीरे धीरे चलता रहा सर, गाने का भी प्रैक्टिस चलती रही, लेकिन प्लेटफार्म नहीं मिल रहा था। तो उसी पीरियड में 2007 में तो हमारे एक मित्र थे, तो उन्होंने एक नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया था। तो देखा मैंने उनको, तो कपड़े वगैरह सब चेंज, शाम को जाना, बैग लेकर आना, तो बोले भैया मुझे एक टाइम चाहिए। मैं बोला क्यों? बोले मैं आपके बेनिफिट की बात बता रहा हूँ। अच्छा है। मैं बोला ठीक है, आज आ जाओ शाम को। तो उन्होंने आया सर, बताया, तो कुछ समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि लाइफ में फर्स्ट बार ऐसा कोई पर्सन हमारे पास आया था, फर्स्ट बार ऐसा कोई आया था पर्सन कि आपको ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, आप करोड़पति हो जाएंगे। बट मुझे बिलीव नहीं हुआ इसके बारे में। तो मैं बोला ठीक है भैया, सोचेंगे। बोले नहीं, आपको संडे को मीटिंग में चलना है, मीटिंग में चलना है, आप वहां पर देखोगे। मैं बोला ठीक है सर, चलेंगे। तो संडे को मैं गया सर मीटिंग में, तो बड़ी सेमिनार थी, लोग BMW से, उसके बाद मर्सिडीज कार से सब आए हुए थे, लेडीज भी थी, जेंट्स भी थे, अच्छे कपड़े पहने, अच्छे 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 लोग थे काफी। तो हमने देखा, मैं बोला ठीक है करेंगे। तो उन्होंने सीनियर से मिलवाया। तो मैं बोला सर मेरा एक ही ड्रीम है कि मुझे सिंगर बनना है। बोले भाई सिंगर बनना है तो आप इसमें भी गा सकते हो ना, आपको तो माइक हाथ में रहेगा, लीडर बन जाओ, सिंगर बन जाओ, आप इसमें भी गाना गाना ना, क्या तकलीफ है? मैं बोला ठीक सर, करते हैं। तो सर मैंने किया, उसमें अच्छा रिस्पॉन्स आया, टीम भी अच्छी बनी, लेकिन कंपनी थोड़े दिन बाद कुछ प्रॉब्लम हुआ उसको। तो लेकिन अब लत लग गई थी सर, उसका भी लत लग गया, तो हमने दूसरी कंपनी ज्वाइन किया। फिर हमने 3 आईडी से दूसरी कंपनी ज्वाइन किया, तो उसमें भी चला, ठीक ठाक चल रहा था, तो वो भी कंपनी गायब हो गई। तो टोटल मैंने लोकली मिला के 3-4 कंपनी हमने वो किया। तो बाद में फिर मैं दिमाग से हट गया ये कि अभी इसको छोड़ो, क्योंकि जब बनाओगे तो बिगड़ जा रहा, जब बनाओ तो बिगड़ जा रहा। तो मैं बोला अभी इस पे ही फोकस करते हैं कि अपना सिंगिंग का ही तैयारी करते हैं। ठीक है सर। तो हमने सिंगिंग की तैयारी किया, और धीरे से फेसबुक के जरिए जो है हमको थोड़ा प्लेटफार्म मिला। उस प्लेटफार्म के चलते मैंने लगभग 7 मूवी भी बनाई, हमने शॉर्ट मूवी अपना खुद का बनाया, जो कि मेन किरदार का निभाया, और लगभग 15 से 20 गाने भी हमने गाए। और अभी काफी लोग हमको जानते भी हैं, जैसे भोजपुरी में या हिंदी में। तो भोजपुरी पिक्चर के लिए भी ऑफर आया था, बट मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे हिंदी करना था। मेरा एक ड्रीम था कि जैसे मैं साउथ का मूवी करूंगा। तो शायद लॉकडाउन नहीं होता तो मैं कर भी डालता, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सब मेरा गड़बड़ हो गया सर। और अब जो करना है सर, अब बिस्ग्रो में हमने अगर उसमें नाम लिखा है तो मैं पढ़ूंगा सर, और उसमें मैं पास भी होकर दिखाऊंगा सर। मेरा यही ड्रीम है, और ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा सर। लेकिन मेरा जो मेन पर्पस था शुरू में, तो मेरा वो सिंगर का ही था, और आज भी है, और शायद रहेगा। और आप लोगों का वो रहेगा, सपोर्ट रहेगा, तो सर हम स्टेज पे भी गाएंगे। ठीक है सर। अब इसी बातों के साथ हम अपना
विराम करते हैं सर। नमस्ते। बहुत बढ़िया। तो ये तो आपकी एक नई बात पता चली कि आप सिंगिंग भी करते हो। कौन कौन सर का सिंगिंग सुनना चाहते हैं? हाथ खड़ा करेंगे। कौन कौन चाहते हैं सिंगिंग सुनना? देखो सभी लोग सुनना चाहते हैं, राइट? चलिए। सामने आ भी जाया करो, लाजमी है कि तुम मुझसे पर्दा करो। ये मेरा दिल है, बड़ी मुश्किल है, तुम ही कहो कैसे मैं चुप रहूं। तुम अगर सामने आ भी जाया करो, लाजमी है कि तुम मुझसे पर्दा करो। बहुत बढ़िया। अब भोजपुरी हो जाए सर। भोजपुरी सुनेंगे सर? हाँ सर। सुनते हैं, क्या बात। सुनाते हैं। कि जहिया से चली गईली छोड़ी के हमके, कि जहिया से चली गईली छोड़ी के हमके, जिंदगी भइल सुनसान हो। कि जाए चंदा ले आव खबरिया, कि जाए चंदा ले आव खबरिया, कि कैसन बाड़ी मोर रान हो। ए चंदा कैसन बाड़ी मोर रान हो। कब कोरवे में हमरा रहत रहली, पल भर जुदाई ना सहत रहली। अब त हमार बिना देख ले सुरतिया, अब त हमार बिना देख ले सुरतिया, हो जात कैसे बिहान हो। कि जाए चंदा ले आव खबरिया, कि जाए चंदा ले आव खबरिया, कि कैसन बाड़ी मोर रान हो। ए चंदा कैसन बाड़ी मोर रान हो। बढ़िया। इसे थैंक कहते यू हैं। सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा गाया। और देखिए इस तरीके लोग मिल जाते हैं जब आप पब्लिक में ऑनलाइन आ पाते हैं, जी राइट? सर। अदरवाइज मैं कहाँ आप लोगों से मिल पाता और आप लोग भी कहाँ मुझसे मिल पाते, यस सर। राइट? ठीक है।